नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आवर्ती गुण के बारे में। दोस्तों कक्षा 11 का एक लेसन है जिसका नाम है आवर्त सारणी या फिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणों में आवर्तीता। तो उसमें दोस्तों आवर्ती गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम लोग केवल आवर्ती गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब आप आवर्ती गुण पढ़ते हैं, आवर्ती गुण, ठीक है, तो वो होता क्या है। सबसे पहले बता दें कि जब आप किसी भी परिवार का या वर्ग का या आवर्त सारणी के जब आवर्ती गुण लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हेडिंग डाल के लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि इस पूरे आवर्त सारणी में जिस भी परिवार का आप आवर्ती गुण लिखेंगे, चाहे ये देखिए क्षारीय धातुओं का या क्षारीय मृदा धातुओं का या बोरान फैमिली का या कार्बन फैमिली का, किसी का भी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, मतलब लिखेंगे कि वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है उनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। जैसे कि ये सभी कामा करके लिख सकते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। अगर इनका आगे लिखने को तो इनको लिख सकते हैं NS2, इनका आ गया तो इनको लिख सकते हैं NS2 NP1, इनका लिख सकते हैं क्या, NS2 NP2 लिख सकते हैं कामा करके। तो इस तरह से आप लिख देंगे। दूसरे नंबर पे आता है परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्षारीय मृदा धातुओं का पूछ रहा है, सपोज दैट आवर्ती गुण, या फिर क्षारीय मृदा धातुओं का आवर्ती गुण पूछ रहा है, ठीक है, तो आप जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व के जो परमाणु होते हैं ना, जो परमाणु होता है उसका आकार ऊपर से नीचे आएंगे ना तो बढ़ता जाएगा। ये देखिए, इनके बाहरी कोष में कितने कोष होते हैं, इनके नाभिक के बाहर कितने कोष होंगे, 1 कोष होंगे, ठीक है। 3 होता है तो 2 और 1, 2 कोष होंगे। इनके नाभिक के बाहर 3 कोष होंगे, इनके नाभिक के बाहर 4 कोष होंगे, इनके नाभिक के बाहर 5 कोष होंगे, इनके नाभिक के बाहर 6 कोष होंगे, इनके नाभिक के बाहर 7 कोष होंगे। तो ये इनके नाभिक के बाहर 2 कोष है, इनके नाभिक के बाहर 7 कोष है। तो किसका आकार बड़ा होगा, इसका। ऊपर आकार छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, मतलब नीचे आके सबसे बड़ा। मतलब इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं या आयनिक त्रिज्याएं हैं वो सभी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं, ठीक है। आपको याद रखना होगा। अगर पूछा जाए आक्सीकरण संख्याएं, तो आक्सीकरण संख्या इन सभी की +1 होती है, ठीक है, और इन सभी की +2 होती है, क्योंकि इनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। और इन सभी की +3 होती है, इन सभी की +4 होती है, इन सभी की +5 होती हैं और -5 भी होती है। देखिए अपवाद शुरू हो गया, कहाँ से, यहाँ से। इन सभी तत्वों की जो आक्सीकरण संख्याएं हैं वो होनी चाहिए कितनी, +5 होनी चाहिए, ठीक है। +5 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इनके बाहरी कोष में कितना आता है, 5 आता है। तो +5 होनी चाहिए और -3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, -3। और लेकिन होती कितनी है, -3 +3 +5 -5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देखिए इसमें इन सभी की आक्सीकरण संख्याएं होनी चाहिए -2, लेकिन उसके बाद भी सल्फर की आक्सीकरण संख्याएं बदलती हैं, ऑक्सीजन की भी बदलती हैं। ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या OF2 में +2 होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होती है और हर जगह -2 होती है, ज़्यादातर जगह पे, ठीक है। सल्फर की आक्सीकरण संख्या कुछ भी होती है, +2 -2 +4 -4 +6 -6, ठीक है। देखिए ये सभी हैलोजन है, हैलोजनों की आक्सीकरण संख्याएं होनी चाहिए -1, लेकिन इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन की आक्सीकरण संख्याएं बदलती हैं, जैसे +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, कहीं कहीं +7 भी हो जाती है, ठीक है, और -7 भी हो जाती है। ये देखिए अक्रिय गैस है, इनकी आक्सीकरण संख्याएं हमेशा 0 होती हैं। अब देखिए आवर्ती गुण में आप कितने पॉइंट जान गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, ठीक है। संयोजकता अब मैं बता दूं आपको, आक्सीकरण संख्या आप जान गए। संयोजकता देखिए, इन सभी के बाहरी कोष में हमेशा 1 आता है तो इनकी संयोजकता हमेशा 1 होती है। इन सभी की, इनकी संयोजकता हमेशा 2 होती है क्योंकि बाहरी कोष में 2 आता है। इन सभी की आक्सीकरण संख्या हमेशा संयोजकता हमेशा 3 होती है क्योंकि बाहरी कोष में 3 आता है। इन सभी की संयोजकता प्रायः 4 होती है क्योंकि बाहरी कोष में 4 आता है। इन सभी के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए जिनके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आता है ना, उनकी संयोजकता को 8 में से घटा देते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 घटाएंगे कितनी आ जाएगी, 3। इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, 8 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब देखिए, अब आवर्ती गुण में आप लिखते हैं आयनन विभव, किसका आयनन विभव ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है कि घटता है। तो मैं आपको बता दूं आयनन विभव होता क्या है। देखिए कोई भी अगर परमाणु गैसीय है, उदासीन है और विलगित है तो उसके बाहरी कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, आयनन विभव, ठीक है। याद रखिए, ये देखिए इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इनका जो आकार छोटा होता है तो इनके जो बाहरी कोष होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण बल लगा होता है। मतलब
कि इनका जो नाभिक होता है ना वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रबल आकर्षण बल द्वारा खींचा होता है, जिससे इनका आयनन विभव बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इनका जो नाभिक, इनका जो बाहरी कोश होता है वो नाभिक से बहुत दूर होता है, जिससे नाभिक द्वारा बाहरी कोश पर लगने वाला बल यहाँ पे कम होता है या क्षीण होता है, जिसके कारण इनका आयनन विभव बहुत कम होता है। मतलब आयनन विभव ऊपर का ज़्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे आयनन विभव का मान कम होता जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस फैमिली में अगर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम की बात करें कि किसका आयनन विभव ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे बोरान का। क्यों? क्योंकि उसका परमाणु आकार छोटा होगा। जब परमाणु आकार छोटा होगा तो नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रबल जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रबल होगा। तो इस तरह से आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। मतलब ऊपर वालों का ज़्यादा होगा आयनन विभव, नीचे वालों का धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगली बात आती है वैद्युत ऋणात्मकता। देखिए वैद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? सबसे पहले अगर कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ा है और जिस बंध द्वारा जुड़ा है उसी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगे, तो इस गुण को कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। मतलब परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को उसकी वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब आप सोचिए जरा सा कि ये एक ऐसा तत्व है जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बाहरी कोश में 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी कौन खींचेगा? देखिए नाभिक के बाहर 2 कोश है, इनके भी बाहर 2 कोश है, इनके भी बाहर 2 कोश है, 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 2 कोश है। लेकिन दूसरे कोश में केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 वाला तो कुछ नहीं करेगा, ना खींचेगा ना खिंचवाएगा, कुछ नहीं करेगा। इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको चाहिए कितना? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 वाले क्या करते हैं? जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को खींच ले आते हैं। ये देखिए इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा, इनको 2 चाहिए, तो ये 2 लेंगे, ये 1 लेंगे। तो बताइए सबसे पहले कौन लेगा? जिनको 1 चाहिए, ठीक है, और 7 लोग हैं, 1 वाले को आराम से खींच लेंगे। तो इनकी वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। मतलब क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनके बाहरी कोश में जितने लोग हैं ना उतना और किसी के पास नहीं है। तो ये सभी हैलोजनों की वैद्युत ऋणात्मकता इन सभी तत्वों से में सबसे ज़्यादा होती है। और इनमें अगर बात किया जाए तो इनका आकार छोटा होता है, इसलिए इस हैलोजन की इन सभी तत्वों से भी बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है, ठीक है। आयनन विभव हो गया, वैद्युत ऋणात्मकता हो गई। अब बचती है हाइड्राइडों की प्रकृति और ऑक्साइडों की प्रकृति और क्या होती है? क्रियाशीलता। देखिए ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे ना तो नीचे वाले जो तत्व उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, ऊपर वालों की कम होती है, ठीक है। इस बात में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, मैं आपको बाद में डिटेल डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए ऑक्साइडों की प्रकृति होता क्या है? देखिए Na2O होता है और MgO होता है। और अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या होता है? देखिए N2O होता है, फिर N2O3 होता है, फिर N2O5 होता है, इस तरह से, ठीक है। और इसके पहले NO होता है। तो मतलब जैसे जैसे आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ना ऑक्साइडों की प्रकृति बढ़ती जाती है और उसी तरह हाइड्राइडों की भी प्रकृति बढ़ती जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो आप ध्यान से नोट किए होंगे और आपको समझ में आई होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और भी वीडियो हमारी पड़ी हुई है इस चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उसमें बहुत सी टॉपिक की वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से और भी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कमेंट पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बस रहिए, आपका दिन शुभ हो।